आणविक ठोस जो हमने पढ़े इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, क्या हैं वो देखते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के आणविक ठोस हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार के आणविक ठोस हैं? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब हम इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा वाला है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। अब देखो क्या मतलब होता है बच्चों अध्रुवीय आणविक ठोस से। अध्रुवीय आणविक ठोस में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का द्विध्रुव जनरेट नहीं होता। अब क्या है ये कहानी पूरी देखो। क्लोरीन, यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत ऋणता की, है ना। देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसमें विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, बात करते हैं हम हैलोजेंस की। हैलोजेंस में हम लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी पाई जाती है? फ्लोरीन की, है ना। विद्युत ऋणता से तात्पर्य क्या होता है? विद्युत ऋणता से तात्पर्य होता है जैसे कि ये बंध बना हुआ है। अब मान लीजिए फ्लोरीन ने बंध बनाया, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाया, ठीक है। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है कि ये जो बंध बनाए इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये इनको अपनी तरफ खींच लेगा इधर। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि विद्युत ऋणता। यहाँ पे विद्युत ऋणता जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश जनरेट हो गए, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव जनरेट होने। द्विध्रुव हो गया, यहाँ पे 2 ध्रुव बन गए हैं, प्लस और माइनस, तो क्या हो गया? द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं, यानी कि ये हमारे हैं ध्रुवीय अणु है। कौन से ध्रुव हो गए? ये है हमारे ध्रुवीय अणु। लेकिन मैं बात करती हूँ जब क्लोरीन की, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता भी 3.0 है, ठीक है। 3.0 यानी कि यहाँ पर किसी की भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस जनरेट नहीं होगा, कहीं भी आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये किस प्रकार के हैं? ये अध्रुवीय अणु है। ये कौन से अणु है? अध्रुवीय अणु है। कौन से अणु है? अध्रुवीय अणु, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से किसी भी प्रकार का आंशिक धनावेश या ऋणावेश जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये अणु होते हैं अध्रुवीय अणु, जहां पर इनकी विद्युत ऋणता जो है वो समान है, ठीक है। तो ये बंध जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये कौन से वाले आ गए? यहाँ पे मेरे आणविक कोड है अध्रुवीय अणु। कौन से हैं? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, ठीक है। और यहाँ पे लगने वाला बल कौन सा होता है? यहाँ पे लगने वाला बल जो होता है बच्चों वो होता है वीक वॉन डेर वाल बल, जिसको बोलते हैं लंदन बल। लंदन बल काम करता है यहाँ पे। क्या काम करेगा? लंदन बल, यानी बहुत ही कमजोर प्रकार का बल यहाँ काम कर रहा है, वॉन डेर वाल बल, जिसको बोलते हैं लंदन बल। अच्छा, एक चीज और होती है इनमें, क्या होता है कि किसी भी तंत्र में बहुत सारे मान लो क्लोरीन के अणु हैं, है ना। तो बहुत सारे क्लोरीन के जो ये अणु हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? जैसे Cl2, जब इनको हम ऐसे करेंगे यानी कि इनमें टकराव उत्पन्न होगा। जब क्या होगा कि बहुत सारे जो क्लोरीन के अणु है आपस में टकराएंगे, है ना। किसी भी तंत्र में जब ये क्लोरीन अणु बहुत सारे आपस में टकराएंगे तब उस केस में क्या होता है? क्षणिक द्विध्रुव, थोड़े समय के लिए इनमें प्लस और माइनस यानी धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है कि जब ये कण आपस में टकराते हैं तो
धनावेश जो होता है वो पूरा एक साइड में आ जाएगा और ऋणावेश एक तरफ चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कण है उसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या होता है कि उसकी व्यवस्था ऐसे थी कि नाभिक में हमारे क्या होता है, प्रोटॉन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नाभिक में धनावेश होता है ना, और उसके चारों तरफ ऋणावेश होता है। अब जब हम इसको इस तरह से मिक्स करते हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कण जब आपस में टकराएंगे तो कुछ समय के लिए धनावेश एक साइड में हो जाएगा और ऋणावेश एक तरफ चला जाएगा। तो कुछ समय के लिए क्षणिक आघूर्ण, क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण वहां पे उत्पन्न हो जाता है, या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जब हम अध्रुवीय की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये जो बल काम करता है इस तरह से उसको बोला जाता है लंदन बल। कौन सा काम कर रहा है? लंदन बल। और लंदन बल क्या है? वॉन डेर वाल है। वॉन डेर वाल प्रकार का बंध है जो कि बहुत ही कमजोर प्रकृति का होता है। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक और गलनांक कैसे होंगे बच्चों? निम्न होंगे, कम होंगे। लेकिन हाँ सॉरी, बिल्कुल ही इसके कम होंगे। इसके अगर हम बात करें तो बहुत ही कम होगा, लेकिन हम आगे के जो पढ़ेंगे ना उनमें और इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप गलनांक और क्वथनांक का। तो यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक कैसे हैं? कम है, निम्न है। बल यहाँ पे लंदन बल। अब चालकता यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये विद्युत रोधी होंगे, इनमें कोई भी चालकता प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये हुए हैं विद्युत रोधी। ठीक है बच्चों, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा किसमें होगा? ऐसा होगा Cl2Br2। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है हमारे किसके? अध्रुवीय आणविक ठोस के, यानी कि जो अणु है वो है हमारे अध्रुवीय अणु, और अध्रुवीय अणु में विद्युत ऋणता जो है वो इनकी समान है, कोई अंतर नहीं है, तो कोई प्लस माइनस जनरेट नहीं होता है। लेकिन इनमें क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है। उस केस में वहां पे बल जो काम कर रहा है इनके मध्य में वो है हमारा लंदन बल, और गलनांक और क्वथनांक इनके कैसे होंगे? कम होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस की। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि इसमें क्या हो रहा है ऐसा कि अणु कौन से बन रहे हैं मेरे? ध्रुवीय बन रहे हैं। कौन से हैं? ध्रुवीय। कैसे? देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता मेरी कितनी है? 2.1। ठीक है, और क्लोरीन की है 3.0। तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। वही विद्युत ऋणता का मतलब यही है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। बंध के इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और उस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? इसे मेरे द्विध्रुव बन गए, ध्रुव बन गए, दो प्लस और माइनस। ठीक है, तो ध्रुव जनरेट हो गए हैं यहाँ पर। तो मेरे अवयवी कण कौन से हुए? यहाँ पे मेरे अवयवी कण हुए ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु। ठीक है, अब इनके मध्य लगने वाला बल यहाँ पे कौन सा है? जब यहाँ पे मेरे पास में ये क्या बन गए? द्विध्रुव, दो ध्रुव जनरेट हो गए, द्विध्रुव है ना, तो द्विध्रुव बन गया यहाँ पे। तो द्विध्रुव बल, कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है द्विध्रुव बल। यहाँ पे द्विध्रुव बल यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक की। तो यह जो बल है इनके मध्य लगने वाला, यह जो बल है कमजोर बल है, तो इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? निम्न होंगे, यानी कि कम होंगे। गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? कम। क्यों? क्योंकि यह जो बल लग रहा है कमजोर प्रकृति वाला बल यहाँ पर है। अब बात करें अगर चालकता की, तो यहाँ पर कोई भी मुझे मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन या अलग से आयन नजर नहीं आ रहे हैं, सब बंद बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर चालकता मेरी क्या होगी? विद्युत रोधी, कुचालक होंगे, विद्युत रोधी होंगे या कुचालक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है इसके उदाहरण की। तो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं HCl, है ना,
HF, ये सब मेरे उदाहरण हैं किसके बच्चों? ये सब उदाहरण हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आणविक ठोस के प्रकार में अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाला? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नाम से ही पढ़िए और जानिए, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस यानी कि जो बंध बना रहे हैं वो क्या है? कौन से अणु है? हाइड्रोजन बंधित अणु है। कौन से अणु है? हाइड्रोजन बंधित। तो अब ये भी कण मेरे क्या हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन बंधित। ठीक है, अब देखो आकर्षण बल कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे? देखो एक H2O का, ये एक H2O है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना? तो एक H2O का ऑक्सीजन दूसरे H2O के हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाता है यह कहलाता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बन रहा है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंध बन रहा है वो मेरा है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो कब बनता है हाइड्रोजन बंध? जब हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व या एटम के साथ में मिलकर के और जो बंध बनाता है, यानी कि देखो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की कम है, तो जब ये हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ है ना जो बंध बनाएगा वो बंध होंगे हमारे हाइड्रोजन बंध। तो यह बंध जो बनता है ये बनता है विद्युत ऋणी तत्व या विद्युत ऋणी परमाणु तथा हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध हमारा हाइड्रोजन बंध होता है। वैन डर वाल्स बंध है, तो ये एक दुर्बल प्रकार का है। तो यहाँ पर बनने वाला लगने वाला जो बल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे मेरा बन रहा है बच्चों हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब हाइड्रोजन बंध दुर्बल प्रकार का है तो गलनांक क्वथनांक भी कैसे होंगे? निम्न होंगे। अब देखो हमने तीनों में ही आणविक ठोसों में पढ़े कि सबके हमारे जो है वो गलनांक और क्वथनांक कम है, लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना हो तीनों के बीच में तो हम कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन करने के लिए बच्चों जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा, इनकी अध्रुवीय का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस का और उससे थोड़ा ज्यादा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का। ठीक है, तो इस सीरीज में जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी सीरीज में आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे सबसे यहाँ पे निम्न तो है लेकिन ध्रुवीय और अध्रुवीय से ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक कम तो है लेकिन बाकी दो से ज्यादा रहेगा। चालकता कैसी होगी? कोई भी यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होंगे? कुचालक या विद्युत रोधी या फिर कुचालक। ठीक है, उदाहरण अगर हम इसका देखें हाइड्रोजन बंध कौन कौन आता है? देखो H2 वाटर, अमोनिया, NH3। ठीक है, तो यह हमारे उदाहरण हैं किसके? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के। ठीक है बच्चों, तो यह सारे हमारे प्रकार थे अलग अलग तरह से जो हमने देखे। क्या हमने किया? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और क्रिस्टलीय ठोस हमने देखे अलग अलग प्रकार से और उसमें हमने आणविक ठोसों के प्रकार भी जाने। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न जिससे हमने जो भी पढ़ा है वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और हमें समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न बच्चों। सबसे पहला है, कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है? ठीक है, अब दुर्बल अंतरा आणविक बल बर्फ, फास्फोरस या फिर नैफ्थलीन या फिर हमारा है उदाहरण सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, अब देखो दुर्बल अंतरा आणविक बल यानी कि जो बल बन रहा है उनके बीच में जो बंध बना रहे हैं उसमें जो लगने वाला बल है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए दुर्बल। अब अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले यहाँ नीचे से चलते हैं सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या है मेरा? NaF। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड की बात की जाए NaF की तो Na पर प्लस और फ्लोरीन पर माइनस, तब यानी कि ये मेरा एक आयनिक बंध है, आयनिक ठोस है। ये मेरा कौन सा ठोस हो गया? आयनिक ठोस हो गया। और आयनिक ठोस में मुझे पता है कि यहाँ पर प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, तो यहाँ पर तो दुर्बल की तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन और फास्फोरस की अगर बात करें
देखो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये नेफ्थलीन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो नेफ्थलीन की ऐसे ये बेंजीन रिंग और फिर एक दूसरी रिंग, ये इस तरह से ये मेरी नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब ये मिलकर के बनाते हैं सहसंयोजी बंध। कौन सा बना रहा है? सहसंयोजी प्रकार का ठोस है, तो यहाँ पर भी दुर्बल अंतराण्विक बल नहीं होगा। ठीक है, फास्फोरस है तो फास्फोरस भी P4, फास्फोरस भी इस तरह से P इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यह भी मेरा जो है वो दुर्बल नहीं होता। अब क्या बचता है मेरे पास में? बर्फ। तो बर्फ की अगर हम बात करें बच्चों, तो बर्फ जो होता है इसका गलनांक कम होता है, गलनांक निम्न होता है ना, निम्न होता है। थोड़ा सा ताप देते ही यह पिघलना शुरू कर देती है, इसका मतलब इसमें दुर्बल अंतरा आणविक बल उपस्थित है। ठीक है, तो बर्फ को जब गर्म करते हैं तो फटाफट से बर्फ जो है वो क्या करने लगती है? द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देती हैं। 0 डिग्री जिसको बोलते हैं अपन ताप, वो गलनांक होता है बर्फ का। तो यहाँ पर इसका गलनांक एकदम बहुत कम है, निम्न है, इसका मतलब इसमें दुर्बल अंतरा आणविक बल उपस्थित है। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? बर्फ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, निम्न ठोसों में से उच्चतम गलनांक कौन प्रदर्शित करता है? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, छद्म ठोस या आणविक ठोस? तो देखो आणविक ठोस और छद्म ठोस, इन सभी में या सहसंयोजी ठोस और आयनिक ठोसों में अगर हम बात करें बच्चों, तो जब हम आयनिक ठोस की बात करते हैं, आयनिक ठोस के मध्य क्या उपस्थित है? यहाँ पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण प्रेजेंट होता है, आकर्षण उपस्थित रहता है। ठीक है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध की वजह से ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छा प्रबल बंध बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि इन ठोसों में गलनांक भी कैसा होगा? बहुत ज्यादा हाई, उच्चतम, जैसे NaCl 801 डिग्री पर पिघलना शुरू करना। तो इस तरह से जो आयनिक ठोस होते हैं उनके मध्य में ये बल पाया जाता है। इनके मध्य में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आयंस जो है वो मूव कर सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और आयंस जो है वो भी जो है वो धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इस बल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर तो गलनांक सबसे ज्यादा हमारा किस में होगा? गलनांक हमारा सबसे ज्यादा होगा आयनिक ठोसों में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होगा? आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक तथा आणविक। अब हमको पता है कि विद्युत का चालन वही होगा जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयन जो है वो फ्री हो मूव करने के लिए, गति करने के लिए, है ना। अब आयनिक ठोसों में तो प्रबल बंध बन रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सहसंयोजी में भी प्रबल बंध बनता है तो यहाँ भी मेरे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं धात्विक की बात करूं तो धात्विक मेरे जो सोडियम है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है या सोडियम है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इन पर आवेश आता है जो कि हमने देखा। तो ये क्या दे रहे हैं? ये मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मुक्त, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह क्या करेगा? विद्युत का चालन या ऊष्मा का चालन करेगा, क्योंकि विद्युत और ऊष्मा का चालन के लिए हमें क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? धात्विक ठोस में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? धात्विक ठोस। ठीक है, बाकी इसमें चाहे हम आणविक में, सहसंयोजी, आयनिक में, किसी में भी हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है क्योंकि ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होता, या फिर ठोस NaCl सहसंयोजक है, या ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है, या ठोस NaCl में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होता, इस वजह से ठोस NaCl में आयन नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, उसमें तो आयन ही आयन है। Na+Cl- धन आयन ऋण आयन ही तो बनाता है, तो ये तो कारण नहीं है इसका। दूसरा, ठोस NaCl सहसंयोजक है नहीं, ये तो आयनिक
प्रकार का ठोस है ना। तो ठोस NaCl कौन सा बंध बनाता है? आयनिक बंध, तो आयनिक ठोस है। अब ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है, यह सही है, बिल्कुल सही उत्तर यही है, क्योंकि हमने देखा कि ठोस NaCl में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से ये आपस में प्रबल बंध से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको द्रव में परिवर्तित कर दें या इनको जल में, जैसे नमक को हमने घोल दिया, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन क्यों हुआ वहां पे प्रवाह? क्योंकि जो आयंस थे वो गति करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो ठोस अवस्था में थे, उस बल की वजह से वो गति नहीं कर पाते हैं। तो ठोस NaCl आयनों में गति नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है, इसलिए विद्युत का भी चालन नहीं होगा। यह विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला हमारा प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? आयनिक बंध, वॉन वाल बंध, या धात्विक बंध, या फिर सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक, वॉन वाल, धात्विक या सहसंयोजी बंध। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु दूसरे 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बंध बनाते हैं और एक कार्बन जो है वो परत बनाता है। ठीक है, परत बनाता है, परत का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यह इस तरह से जब कार्बन कार्बन से जुड़ करके जो बंध बनता है वो हमने पढ़ा है। वो कौन सा बंध है? वो सहसंयोजी बंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध। यानी कि कार्बन का कार्बन के साथ बनने वाला बंध है सहसंयोजी बंध। तो वही बंध कौन बनाता है? हमारा ग्रेफाइट बनाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में ये सारे नहीं होते, वॉन वाल भी नहीं है, धात्विक भी नहीं है और आयनिक भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यह सारी बातें हमारी किसके बारे में थी? ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। तो आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है, और आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।